तो वर्किंग स्टैमरिंग कुछ हद तक ऐसा ही है कि फेल तो हम हो गए, बट कोई बात नहीं, उसकी कॉपी निकाल के हम देखेंगे कि हमें किस नंबर पे, किस सवालों में नंबर कम मिले, हमने किन सवालों में गलती करी थी। तो ये एक तरह से रिविजिटिंग है, इससे लाइक रिविजिटिंग योर स्टैमरिंग। आप फिर से उसमें जा रहे हैं दिल कड़ा करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल काम है, आसानी से हम करते हैं इसको। वापस लोग ये भी कहते हैं नहीं सर, वर्किंग स्टैमरिंग बार बार करने से मेरा आदत बहुत गहरी हो जाएगी, मैं तो एकदम ही हकला बन जाऊँगा। तो हम डरते रहते हैं कि हम दोबारा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटी नहीं है, ये है एनालाइजिंग एक्टिविटी। या अपनी स्टैमरिंग को एनालाइज करना चाहते हो अपने मुंह में डाल के। किसी ने बोला ये टॉपिक बहुत अच्छी है, आप इसे संतुष्ट नहीं करते, आप कहते हैं टॉपिक में खा के देखते हैं, आप अपने मुंह में डाल के देखते हैं। तो वैसे वॉलंटरी स्टैमरिंग का मतलब ये है कि जिस चीज़ से आप डर कर भागे जा रहे हैं बेतहाशा, उसी को दोबारा कॉन्शियसली माइंडफुली करना और एनालाइज करना कि जब मैं अपने नाम पे अटकता हूँ तो कहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मेरा नाम पवन है तो मैं पवन पे क्या ऐसा कर रहा हूँ कि प में ओठ मिलते हैं और फिर अलग होते हैं। प को बोलते हैं बाइलेबियल साउंड्स, दोनों ओठ मिलते हैं फिर अलग होते हैं। ओठों का मिलना तो हम सब समझते हैं, और ओठों का अलग होना ये अपनी टेंशन में भूल जाते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा नाम ऐसे। तो जब हम वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहे हैं तो हम इस बात पर गौर करते हैं कि वो ओठों को अलग करना बहुत जरूरी है और की ध्वनि बाहर निकलने के लिए, यही वॉलंटरी स्टैमरिंग है। मगर चूंकि हम इसको एब्सेंट माइंडेडली करते हैं, हाफ हार्टेडली करते हैं, पूरे मनोयोग से नहीं करते, इसलिए से कई बार दोहराने की जरूरत है। अगर आप पूरे मनोयोग से कर सकें, पूरी चेतना के साथ कर सकें तो शायद एक दो बार करना काफ़ी होगा, लेकिन हमें इसको इसलिए बार बार इसको दोहराना पड़ता है। तो वॉलंटरी स्टैमरिंग के बाद हम दूसरी एक्टिविटी के ऊपर आएंगे, वो है बाउंसिंग। तो जैसे रबर की गेंद को अगर हम ऐसे गिराएं तो वो जमीन पर पहुँच के जमीन पर ही रुकी नहीं रहती, वो फिर से उछलती है एक दो बार। तो वो एक अच्छा उदाहरण है बाउंसिंग का, कि आप किसी भी शब्द को दो तीन बार दोहरा के बोल देते हैं। तो किसी का नाम अगर पवन है और वो बार बार पवन पे गिरना ऐसे कर रहा है, तो बेहतर है कि वो ये अपने मन को समझाए कि मैं एक बार में पवन नहीं बोलूँगा, मुझे एक बार में पवन नहीं बोलना है, क्योंकि मुश्किल काम के लिए मैं एक बार में सिर्फ पवन बोलूँगा, और दो तीन बार बोलकर जब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो मैं बाकी का पूरा शब्द बोलूँगा। तो ये सुनने में ऐसा लगेगा मेरा नाम पवन है, आप कहेंगे ये भी अजीब लग रहा है, ऐसा अपना नाम ऐसा कौन बोलता है, मगर अपना नाम अगला के लिए कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलते हैं कि मेरा नाम ऐसे भी कौन बोलता है, ये भी अब नॉर्मल है। तो इसके मुकाबले में वो फिर भी बेहतर है। तो अपने दिमाग को आप समझाइएगा कि अपने दिमाग बार बार बोलेगा अरे यार इसे तो अच्छा हवा ही है, ये क्या सीख रहा है उनका पलटा। तो अपने दिमाग को बताना कि ये बाउंसिंग करना या प्रोलॉन्ग करना ये करना स्टेपिंग स्टोन है, या डिले होप है, या स्टेज है, आपकी स्पीच बदल रही है और बदलने की लंबी प्रक्रिया में एक स्टेज है बाउंसिंग की। तो ये करके आपको बाउंसिंग करना है। तो हम दोबारा वैसे ही ग्रुप में जाके बैठेंगे और वैसे ही बाउंसिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछली बार कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं तुम वॉलंटरी स्टैमरिंग नहीं कर रहे हो, तुम बाउंसिंग कर रहे हो, उतना ज़्यादा भेद में मत जाना। वॉलंटरी स्टैमरिंग का मतलब सिर्फ ये था कि जानबूझ के अपने आप को हकलाने की छूट देना, कि यहाँ पर सब हकलाने वाले हैं, इसलिए ये एक सेफ माहौल है, इसलिए मैं थोड़ा हकला ही लूँगा जानबूझ के। तो जानबूझ के हकलाने से क्या हुआ कि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस था, जो रुकावट थी, वो कुछ कम हुई है। अब आप खुलकर अपने मुंह के साथ आगे की टेक्निक कर पाएंगे। और अगली टेक्निक है बाउंसिंग, उसके बाद है प्रोलॉन्गेशन। सर एक सवाल था मेरा, सर कई बार जब हम लोग वॉलंटरी स्टैमरिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो हमारी जो स्टैमरिंग है वो बाहर आ जाती है। ठीक, ऐसा करके भी होगा। जब बच्चा दौड़ना शुरू करता है तो कई बार गिरता भी है, ये शुरू होगा क्योंकि ये लैक ऑफ कंट्रोल है। स्टैमरिंग में बुनियादी बात ये है लैक ऑफ कंट्रोल
और जो स्पीच ऑर्गन्स, लिप्स, गम, ब्रीथिंग, थ्रोट, वोकल कॉर्ड्स, ये लैक ऑफ कंट्रोल वाली बात है। तो शुरू में कई बार ऐसा होगा कि आप करना चाहेंगे बाउंसिंग और वो हो जाएगी, बदल जाएगी स्टैमरिंग में। जब ऐसा हो तो घबराना मत, क्योंकि आप जहाँ पर हैं उससे नीचे आप नहीं गिर सकते। पहले भी आप हकलाते थे, अभी तक हकला ही नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रजत धाकड़ है और मैं अभी जयपुर में रहता हूँ। तो एक लाइन पर मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि हम इस वर्कशॉप में हमसे जितनी जो भी हमें चीज़ सीखें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम यहाँ पर तीनों दिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि वापस से जाने के बाद में मैं उसकी हैबिट भी हो जाए और हम इसको बस कंडक्टर के साथ में भी यूज ले सकें। धन्यवाद। आपने जो लोग मूवी देखते हैं वो मुझे बताएं जरा कि कुछ मूवीज में कुछ एक्टर्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उसको? गेस्ट अपीयरेंस। गेस्ट अपीयरेंस। और कॉपी टर्म भी इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस के अलावा नहीं, ठीक है। तो हमारी आज की मूवी में हमारे गेस्ट अपीयरेंस हैं रवि जी, वो भी आके 2 लाइन बोलेंगे, एक में बाउंसिंग, एक में प्रोलॉन्गेशन। आइए रवि। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रवि है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और प्रोनाउंसिएशन में गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम रवि है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है, परफेक्ट। भूषण खाने का आइए 2 लाइनें अपने बारे में, एक में बाउंसिंग, एक में प्रोलॉन्गेशन। गुड आफ्टरनून, खांडेकर है। मैं सिटी ऑफ टाइगर्स नागपुर का रहने वाला हूँ और मेरा जर्नी 18 घंटे की होती है और मैं आने से पहले फ्रेश होना चाहूँगा। थैंक यू। आपको जोर से बोलना है। मेरा नाम चौधरी है और मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। अभी हाथ ऐसे कर लीजिए और दोबारा से ऐसे हाथ आराम से रिलैक्स। आप दोबारा से अपना परिचय दीजिए, बाउंसिंग प्रोलॉन्गेशन इस्तेमाल करके। मेरा नाम पूनमा राम चौधरी है और मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। क्या आप अपने अंदर कोई फर्क महसूस कर रहे हैं अपने बोलने के तरीके में? हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे पहले से अब घबराहट कम हो रही है। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं जोधपुर से
मुझे यहाँ पे आए हुए तो जयपुर में आए तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं और मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम लविश अरोरा है। मैं अलीगढ़ से आया हूँ और मेरा प्रोफेशन रियल एस्टेट एडवाइजर का है। Thank you. मेरा नाम कैप्टन मिश्रा है। मैं दौसा राजस्थान से हूँ। पिछले 6 सालों से मैं जयपुर में रह रहा हूँ। ओके, अपने नाम पे आपको प्रोलॉन्ग करना है और दूसरा पे बाउंस करना है। दोबारा रिपीट, नाम पे प्रोलॉन्ग और दूसरा पे बाउंस, और जोर से करना है, चिल्ला के जोर से। मेरा नाम वीर है। मैं दौसा का रहने वाला आपने दूसरा पे बाउंस किया? नहीं किया, आपको लंच नहीं मिलेगा। मैं वापस से ट्राई करूँगा। कपिल जी अपना टिफिन बॉक्स लेकर आए हैं। फिर से एक बार और जोर से। मैं दौसा का रहने वाला। ये बाउंसिंग कैसी थी? कितने नंबर देंगे बाउंसिंग को? 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में से 3। एक बार फिर से ट्राई करिए, खुल के बाउंस करिए। मैं दौसा का रहने वाला। आप किस ग्रुप में थे? हाँ, अब आप आ जाइए। आपने काम पूरा नहीं किया। आपका काम अधूरा है। असल में देखिए वो लंच मिलना चाहिए, वो लंच नहीं मिल रहा। देखिए होता हमारा क्या है, 3 लोगों के सामने तो बंदे खुल के बोला, जैसे बंदे आ गए या 40 बंदे आ गए, ठीक है, बोल आप इनको एनकरेज करिए, इनसे बुलवाइए, दूसरा पे बाउंस करना है बढ़िया। ठीक है, दो सब, दो सब। असल में ये डोसा अरे सर एक्चुअली भूख बहुत जोर से मुझे लगी है। अभी की बारी है, आप बोलिए। दो सब। एक बार फिर से आराम से रिलैक्स होके डोसा। दो सब। हाँ, एक बार और। दो सब। ठीक है, अब वाक्य में डालिए कि मेरा नाम ललित है। क्या नाम है आपका? कपिल। मेरा नाम कपिल है और मैं दौसा से आया हूँ। मेरा नाम कबीर है। मैं दौसा से आया। एक मिनट, बाउंसिंग में लास्ट टाइम जब आप बोलते हैं तो पूरा वर्ड बोलना है। दो सा नहीं, बल्कि दौसा से आए। फिर से दो सा से आया।
नाम के ऊपर बाउंस करना है और जगह के स्थान शहर के नाम पे प्रोलॉन्ग। आप सभी को जय राम राम। और आप अलग अलग राज्यों से आए हो तो हमारे राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मेरा नाम मैं महेश कुमार शर्मा है और मैं जयपुर के पास में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है ओमू। और मैं कहाँ का रहने वाला। अभी पर हाथ ऐसे बांध लीजिए और बोलिए मेरा नाम महेश कुमार है। मेरा नाम मैं महेश कुमार और गांव का नाम? और मेरे गांव का नाम ही हिलोई है। बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नटवर लाल है और मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं जयपुर वर्कशॉप में डॉक्टर सचिन सर से और अपने दर से मिलने आया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर पश्चिम रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर जोधपुर में ही कार्यरत हूँ। एक मिनट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे दोनों में ई में प्रोलॉन्ग करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे वाक्य बोलना है कि मैं उत्तर पूर्व रेलवे में, बोलिए, मैं उत्तर पश्चिम रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कितने लोगों को फोन कॉल करने में डर लगता है? हाथ खड़ा करें। मान लीजिए आपके पास किसी ने ईमेल भेजा कि वहां पे वैकेंसी है, मैंने बात करनी, तुम इस नंबर पे कॉल करना और अपने बारे में बताना कि मुझे जॉब चाहिए, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, जो कुछ भी। तो जब किसी को कॉल करना होता है तो आपके मन में क्या शंकाएं पैदा होती हैं जो आपको डराती हैं और जिसकी वजह से आप उस कॉल को पोस्टपोन करते चले जाते हो? आपका मन कहता है हाँ हाँ कर लूंगा, नाश्ते के बाद करता हूँ। नाश्ते के बाद वाइफ ने बोला कि पहले तुम सब्जी ले आओ, तो कहते हैं वाइफ ने कह दिया तो पहले सब्जी ही ले आता हूँ, मैं फोन बाद में कर लूंगा। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती, फिर आप कहते हैं अब रात में किसी को फोन करना ठीक नहीं है, तो कल सुबह फोन करता हूँ। ऐसे टालते रहते हैं। तो ये क्या चीज है जो आपको किसी को कॉल करने से रोकती है? स्टैमरिंग है, ठीक है, हाँ, रिस्पॉन्स नहीं देगा, हाँ हाँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें जो रोकती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं traveling करूं हाँ, तो
स्टैमरिंग को देख तो वो लोग मेरे स्टैमरिंग को स्टैमरिंग के बेस के ऊपर मुझे जज करेंगे और मैं बोल पा रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ इसके ऊपर मुझे जज करेंगे और एज ए ह्यूमन बीइंग हाँ 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 हम लोगों को कोई जज करे ये हम लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एनेक्सियस का करता है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो इस डर से फोन ना करना ही फोन ही ना करना ये ज्यादा अच्छा विकल्प है क्या? लोग हमें जज करेंगे इस डर से हम फोन ही ना करें, इज इट ए गुड सॉल्यूशन? नहीं ना, तो फोन तो करना है। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं जो आपको रोकती हैं फोन करने से? हाँ हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि आउटगोइंग कॉल से ज्यादा इनकमिंग कॉल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। हाँ। और ये प्रॉब्लम ऐसे आती है कि अपन सामने वाले की स्पीड को मैच करते हैं। हाँ। तो तब प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि जब कोई बगल से कोई दूसरी गाड़ी गुजरती तो आप भी उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, है ना? लेकिन हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि मेरे पास नैनो है मैं सुमो को ओवरटेक करने का प्रयास ना करूं तो अच्छा। तो ये एक सच बात है कि कई बार अनकॉन्शियसली वी वांट टू मैच द स्पीड ऑफ अवर कन्वर्सेशनल पार्टनर। तो उधर से अगर बोल रहा हाँ बोलो क्या हुआ, अभी फोन क्यों किया तुमने, और हम भी उसी तेजी से बोलना चाहते हैं और जब बोलते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक फैक्टर है कि जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें बार बार याद दिलाना चाहिए कि कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी बोलने का प्रयास करूंगा तो हो सकता है कि और देर हो जाए, क्योंकि जब जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे तो पहली बार में समझ नहीं पाएगा, वो आदमी बोलेगा एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से, कैन यू प्लीज रिपीट, और शायद ये 3-4 बार करना पड़े। तो यानी जल्दी किसी काम नहीं आई। तो अपने आप को कन्विंस करना है कि धीरे ही बोलना है, लेकिन ऐसे बोलना है कि पहली बार में ही वो आदमी समझ जाए, तो ये ज्यादा अच्छा इस्तेमाल है समय का। और क्या चीजें हैं जो उस समय आपको परेशान करती हैं, रोकती हैं? हाँ, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे अगर सबके सामने फोन से किसी से बात करूंगा तो मेरे को ये डर है कि यहाँ जो पास मेरे बैठे हैं उनको भी पता लग जाएगा कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ। ठीक है। तो स्टैमरिंग का डर हमें रोक रहा है, और इस डर का एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट क्या है? एक्सेप्टेंस। अगर आपने स्वीकार कर लिया अपने मन में कि हाँ मैं हकलाता हूं, जैसा भी हूं मैं हकलाता हूं, बट आई एम ओके विद माई सेल्फ, तो ये एक्सेप्टेंस अगर आपके दिमाग में गहरा बैठ गया है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप चिंता करना बंद कर देंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी डर से मैं फोन ना करूं, ये चीजें काफी कम हो जाएंगी। अक्षय ने काफी इसको हैंडल किया है। अक्षय, आप बताना चाहेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस को कैसे प्रैक्टिस किया? शुरू में आपको बहुत डर लगता था, आप एक सेल्स में काम कर रहे थे। हाँ, एक्चुअली एक्सेप्टेंस जब मूव को टीओपीजी कंप्लेंट किया था तो उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि टीओपीजी में वही होता है, आउटसाइड जाके वीडियो बनाना रहता है, बात करनी रहती है। तो अभी तो मैं सेल्स में हूँ तो मैं 30 to 40 कॉल्स कर लेता हूँ स्ट्रेंजर्स को, अभी इतना नहीं होता है। तो ये एक्चुअली हैंडल ऐसे ही हुई थी कि हम हर एसएचजी करते थे, संडे को वीडियो बनाते थे स्ट्रेंजर से बात करते समय, और रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती थी, वो वीडियो भी होती थी। फिर उसे हम 4 से 5 बार देखते थे, फिर उससे मैं नोट डाउन करता था, फिर अगली बार वो गलती ना हो या उसके विपरीत कुछ कर सके वो करने की ट्राई करते थे। तो ऐसे मैंने कंटिन्यू 6 महीने किया था। मेरा एक एसएचजी ग्रुप है वहाँ पे, अंकित करके, हम दोनों ने 6 महीने तक कंटिन्यू किया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप जब पढ़ाने पहली बार गई क्लास में तो आपके दिमाग में ये चिंता थी कि अगर मैं किसी वर्ड पे अटकी तो स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उस डर को आपने कैसे दूर किया? मैंने सर स्टार्टिंग थोड़े थोड़े से किया। पहले मैंने किया कि मुझे छोटी बैच दीजिए, तो मैंने 12-13 स्टूडेंट थे, तो इस तरह से मैंने अपना डर को धीरे धीरे, लेकिन अभी भी अगर जो 100 स्टूडेंट्स का जो क्लास होता है उसमें तो सर अभी भी मुझे एंग्जाइटी तो होती है, लेकिन मैं फिर जाने से पहले डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ,
मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो सर फिर थोड़ा अभी अच्छा, कम अपने हो- कॉलेज में आपने किसी से अभी तक ऐसी कैजुअली जिक्र किया कि मैं कभी कभी रुकती हूँ बोलने में? हाँ सर, जो हमारे मतलब प्रिंसिपल मैडम है हाँ। उनको बोला था, और एक बार क्लास में एक स्टूडेंट को अटेंडेंस के वक्त स्टेमरिंग हुआ और कुछ हाँ। बच्चे हंसे, तो उस हाँ। टाइम फिर मैंने अपनी स्टेमरिंग के बारे में बताया, हाँ, ठीक। मतलब ओपनली बोला कि ठीक। मैं भी करती। तो आपने प्रिंसिपल मैडम को जब बताया और क्लास में भी बताया स्टैमरिंग के बारे में, तो हाँ। उससे क्या फायदा हुआ? हाँ सर, मेरा डर काफी कम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी सर कम हो गया। ठीक, थैंक यू सो मच। प्लीज, तो फोन को लेके जो हमारे मन में डर है, फोन जो हम नहीं करते हैं, उसका उसमें जो एक डर आप लोग सबने बताया कि स्टैमरिंग उजागर हो जाएगी, लोग जान जाएंगे, पास में बैठे लोग हमें हकलाते हुए सुन लेंगे, तो उसका वही इलाज है कि एक्सेप्टेंस को गहरा बनाना है, एक्सेप्टेंस को खूब जहां भी हो सके वहां पे उसको इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहां पे 4-5 कुलीग रोज आपके साथ बैठते हैं, उनको अगर आप ये कह दें कि हाँ भाई मैं कभी कभी रुकता हूँ और मैं उसके लिए कुछ कर भी रहा हूँ, मैंने एक संगठन ज्वाइन किया है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस माहौल में आपको दोबारा फोन करने में जब कभी संकोच नहीं होगा ज्यादा। और जब तक ये छुपा हुआ है, तब तक आप उस राज को राज रखने के लिए फिर बहुत सारे आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। फोन करना है, फोन कॉल आया है, आप अटेंड नहीं करेंगे, आप फौरन फोन लेके बाहर भागेंगे अकेले में बात करने के लिए। तो फोन के डर से डील करने में एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेप्टेंस को गहरा बनाना है, यानी जो लोग आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, आपके वर्क एरिया में, आपके काम में, कलीग्स हैं, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, उनको कह देना है कि हाँ मैं रुकता हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो आप ये पाएंगे कि पहली बार ये बहुत मुश्किल लगेगा, मगर जब आप कर चुके होंगे तो बहुत आसान लगेगा, और 6 महीने बाद तो बहुत ही आसान लगेगा। फिर आप यहाँ खड़े कोई औरों को बताएंगे कि हाँ एक्सेप्टेंस ऐसे करते हैं। तो एक्सेप्टेंस करने की चीज है, समझने की चीज है। बहुत से लोग समझने का प्रयास करते रहते हैं कि एक्सेप्टेंस होता क्या है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, मगर एक्सेप्टेंस वास्तव में करने की चीज। तो अब मैं दूसरी बात में जानना चाहता हूँ कि कोल्ड कॉल्स में, कोल्ड कॉल का तो हमने बातचीत कर लिया कि कोल्ड कॉल इनिशिएट करने में डर लगता है, तो इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं? एक तो ये था कि हम एक्सेप्टेंस को गहरा बनाएं और प्रैक्टिकल लिविंग रियलिटी बनाएं लाइफ की। दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं जो कोल्ड कॉल्स में मदद आ सकती है, मदद कर सकती है? किसी को आपको कॉल करना है तो आप क्या करेंगे ताकि आपका कॉल सफल हो और मुश्किल ना हो? हाँ, कि शुरू में हम बता दें कि मुझे बोलने में समस्या है, अगर मैं कहीं रुक जाऊं तो आप लाइन को दोष मत देना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि शायद आपका कनेक्शन खराब है, आप बाहर आ जाइए बालकनी में, तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा है, मैं ही रुकता हूं कभी कभी। अच्छा, नंबर तो क्या कर सकते हैं कोल्ड कॉल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, तो हमारा जो कंटेंट है, उसके जो होमवर्क, उसका होमवर्क कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी ने आपको एक नंबर दिया, कि मान लीजिए आपने अपना बायोडाटा भेजा जॉब के लिए और वहां से एक ईमेल आई कि प्लीज कॉल दिस नंबर फॉर ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो उस फोन इंटरव्यू को आप कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए आप क्या होमवर्क करेंगे? एक बात तो मैं समझ गया जो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर श्वेता ने, कि कॉल की शुरुआत में ही बोल देंगे कि आई समटाइम स्टम्बल या आई समटाइम स्टैमर, तो मेरे को स्टैमरिंग का इश्यू है, अगर मैं रुक जाऊं तो आप घबराना मत, मुझे थोड़ा टाइम दे देना बस, ये कह सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? होमवर्क में क्या आएगा उसमें? है? हाँ ठीक है, डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, और लेकिन वो कंटेंट के बारे में क्या तैयारी करेंगे आप? उस इंटरव्यू के लिए आप क्या तैयारी करेंगे जो फोन पे आपको देना है? हाँ ठीक है, मतलब जैसे आप नोट कर लेंगे कि अगर मेरा इंटरव्यू सफल हुआ तो खत्म होने के पहले मुझे पूछना है कि मुझे मोस्ट लाइकली पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जयपुर में या जयपुर के बाहर? नंबर तो आपको पूछना होगा कि मेरी सैलरी कितनी होगी और कितने साल तक वही रहेगी, यानी इंक्रीमेंट कब मुझे मिलेगा। और क्या क्या पूछना चाहिए? अगर आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका फोन इंटरव्यू होने वाला है तो आपको क्या पूछना चाहिए? सैलरी, पोस्टिंग और वर्क प्रोफाइल। हाँ, टाइमिंग्स, नाइट शिफ्ट तो नहीं है उसमें, छुट्टियां कौन कौन सी हैं, और
बिल्कुल, कि मतलब अगर हाँ, अगर छोड़ना है तो 24 घंटे का नोटिस या 1 महीने का नोटिस देना है, वो सब पूछना चाहिए। और क्या पूछ सकते हैं इसके अलावा? हाँ, बारे में बात कर सकते हैं, हाँ। और इंट्रोडक्शन हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितना अर्ली ज्वाइन करना है या कितना लेट ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कल से आ जाइए काम पे, वरना जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आप जिस जॉब में इस समय है वहां पे आपको 1 महीने का नोटिस देना ही देना है। तो ये बातें भी आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द विंडो ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कितना अर्ली मेरे को ज्वाइन करना है, एकदम कल से ज्वाइन करना है या मैं 1 हफ्ते में ज्वाइन कर सकता हूँ या 1 महीने बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो आप फोन पे बात करते करते देख भी सकते हैं कि 3 बातें मैं पूछ चुका हूँ, चौथी बात छूटी है। बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक इंटरव्यू दिया और सैलरी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। जब घर आया तो वाइफ ने बोला कि पैसा कितना मिल रहा है मैंने कहा अरे वो तो मैंने बात ही नहीं किया हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है। इसको आप ऐसे पूछ सकते हैं कि इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज की जो पॉलिसी है उसके तहत आपके यहाँ कोई भेदभाव तो नहीं है। आप कह सकते हैं कि विकलांग लोगों के लिए कोई आपकी स्पेशल पॉलिसी है, ठीक है। और अगर आपने शुरू में ही बात कर ली स्टैमरिंग की, तो वहां भी आप फिर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर होगा तो वो बता देंगे कि आप स्टैमर करते हैं, आपको हम नहीं ले सकते, तो क्लियर कट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी इंटरव्यू में बात करते हुए क्या कहना है, क्या पूछना है, अगर ये आपका पहले से लिखा हुआ हो तो आपके दिमाग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। वरना आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठे ही प्रोसेस करनी पड़ रही हैं, बोलना, सोचना, और फिर क्या बोलना है ये भी सोचना, सामने वाला क्या जवाब दे रहा है उसको भी, उसे भी प्रोसेस करना। तो ये दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि यू राइट डाउन नोट्स। आपके सामने कुछ रिटन नोट्स होने चाहिए, लिखे हुए नोट्स, जो सवाल आपको पूछने हैं तो वो होना चाहिए। ब्रीदिंग के बारे में बात हुई कि ब्रीदिंग जो है, अगर आप कॉल शुरू करने के पहले भी थोड़ा सा बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लें और कॉल के दौरान भी थोड़ा सा जानबूझ के कॉन्शियसली गहरी सांस लें और छोड़ें धीरे से, तो आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रहेगा। और कोई बात इसके अलावा इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स में? ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया जैसे जिम में जाने से पहले लोग वार्म अप करते हैं ना ठीक वही आइडिया है डॉक्टर साहब का कि अगर आपको हाँ हाँ तो इसलिए जरूरी कि अगर मान लीजिए आपका जॉब इंटरव्यू फोन पे 11 बजे है, 11 AM पे, तो आप 10 बजे के आसपास अपनी बड़ी दीदी को फोन कर लीजिए, किसी अंकल जी को फोन कर लीजिए, किसी फ्रेंड को फोन कर लीजिए, ताकि आप बात करने के मूड में आ जाएं, आपका ये सारा सिस्टम वार्म अप हो जाए, सोचना बोलना वगैरह वगैरह। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ, हाँ, तालियां हो जाए इसी बात पे और शुरुआती दौर में इसको इंश्योर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहां पे आप अपने घर में अगर आप कॉल शुरू करने जा रहे हैं या रिसीव करने वाले हैं, तो किसी चेयर या टेबल के पास एक आईना भी रखिए और आईने में अपने आप को देखते रहिए। तो आप कॉल भी कर रहे हैं, एक निगाह आपकी आईने पे भी है, और जब आप देखते हैं कि आईने में मैं बहुत सीरियस हो रहा हूं, तो कॉन्शियसली स्माइल करिए, क्योंकि जब आप सीरियस हो जाते हैं तो आपका टोन, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी लैंग्वेज सब बदल जाती है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि आपको हम 6 महीने के प्रोबेशन पे रखेंगे, और अगर आपका चेहरा ऐसे हो गया, अरे प्रोबेशन में क्यों, मैं बीटेक करके आया हूं तो अगर आप ऐसे रेस्पॉन्ड करने वाले हैं और आपकी निगाह आईने में गई, तो आप एकाएक अपने आप को रोकेंगे, आप थोड़ा स्माइल करेंगे और फिर पूछेंगे 6 महीने का प्रोबेशन, अच्छा उसके बाद क्या होगा। तो
आईने के सामने बात करना भी एक मददगार चीज हो सकती है शुरुआत में, वरना बाद में जब आपका अच्छा अभ्यास है तो आप कॉन्शियसली खुद ही स्माइल कर सकते हैं। बात करते हुए भी कॉन्शियसली आप स्माइल करें तो आप पाएंगे कि आपका ब्रीदिंग भी सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, टेंशन कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? आई थिंक सर थोड़ा सा स्माइल, हाँ सर अपन इसको थोड़ा सा कैसे प्लानिंग की तुरंत पहले हम जो प्लानिंग कॉल करने उसमें अगर कोई स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यदि इंटरव्यू में कुछ भी होता है तो ये कॉन्फिडेंस होता है और हमें एक तरह से सहज फील करें हम उस चीज के लिए थोड़ा सा एक सेकंड भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप लोग समझे उन्होंने क्या बताया? आप समझे? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार जोर से बता देना, खड़े होके जरा यहाँ आ जाना। हमारा अभी 1 घंटे बाद इंटरव्यू है और जैसा कि अभी सर ने बोला कि हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल कर लेना चाहिए, तो हम फैमिली मेंबर्स को तो कॉल कर ही रहे हैं, तो उसमें एक चीज अच्छी है, चाहे यदि मैं 10 सेकंड ही या मैंने अभी वॉलंटरी स्टेटमेंट की, चाहे मैंने केवल 1 सेकंड की होगी एक वर्ड पर, यदि हम ऐसे भी कर लेते हैं ना और हम एक ही लाइन में चाह तो अपन टेक्निक्स पर अच्छी प्रैक्टिस हो तो चारों टेक्निक्स को एक ही लाइन में बोल सकते हैं, तो उससे एक आत्म संतुष्टि की जो भावना है ना, कि सहज भावना कि यदि मैं जब मेरा इंटरव्यू होगा यदि इसमें कुछ होता है तो इससे मैं उसमें सेल्फ फील करूंगा। ये मैंने देखा है अपने आप में। मैं आज भी मैं पर डे यदि मैं काफी बेजी भी होता हूं तो एक सब्जी वाले के पास या उससे जाता हूं और एक शब्द केवल हेलो भाई साहब, ये आप ये बोल रहे थे ये सामान की क्या प्राइस है, एक शब्द मैंने की, इससे हमें जो सहज जो भावना होती है उसको मेरे शब्द याद नहीं आ रहा है, बट वो एक चीज इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बेसिकली फंडा ये है कि हमने कई बार इस बात पे गौर किया होगा आप लोगों ने भी कि आप किसी से मिलते हैं पहली बार में और आप बिल्कुल भी नहीं हकलाते क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है, ऑफिस में कोई नया व्यक्ति आया है, आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं, वो नहीं जानता कि आप हकलाते हैं और इसीलिए, और आप चांस की बात है कि पहली मुलाकात में आप एक्चुअली नहीं हकलाते हैं। हम सब जानते हैं कि हकलाने वाला हमेशा नहीं हकलाता, वो किसी दिन हकलाता है और कभी कभी नहीं हकलाता और कई बार ऐसा होता है हफ्तों तक नहीं हकलाता, कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर आप गुप्ता जी से पहली बार मिले और आप नहीं हकलाए तो आपके अंदर एक टेंडेंसी पैदा होती है कि यार जब इतना अच्छा इंप्रेशन मैंने क्रिएट कर दिया है गुप्ता जी पे तो मैं इसे क्यों बिगाड़ूं। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं बाउंसिंग ना ही करूं, स्टैमरिंग के बारे में बात ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टार्टअप जो एक अच्छे लेवल पे हुआ है जहाँ पे गुप्ता जी भी अच्छा बोल रहे थे और मैं भी बहुत अच्छा बोल रहा था, मैंने एक बार भी बाउंस नहीं किया, एक बार भी नहीं हकलाया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट इमेज, इन दैट फॉल्स इमेज, एंड मोर यू इन्वेस्ट लेस यू वांट टू ब्रेक दैट इमेज बाय बाउंसिंग और प्रोलॉन्गेशन। फाइनली ए डे कम्स व्हेन गुप्ता जी पूछते हैं आपसे कि आपने एमबीबीएस कहां से किया है एंड देन यू नो कि इलाहाबाद कहना कितना मुश्किल है मेरे लिए, तब आप मुश्किल पड़ जाते हैं। अब आप ना तो बाउंस कर सकते हैं क्योंकि आपने अब इमेज ऐसी बना ली है, ना आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, तो अब तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसी सिमिली को, इसी उदाहरण को अप्लाई करो आप स्पीच के साथ। आप किसी से भी कॉल जब शुरू करते हैं, अगर आपने शुरू में अच्छा बोल रहे हैं तो फिर आपका मन बाउंस करने का नहीं करे। अगर आप शुरू में 1-2 बार अगर आप बाउंस कर लें तो आपको लगेगा कि मैं कंट्रोल में हूं। अगर आप शुरू में बोले हेलो भाई साहब, कहां से कॉल कर रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि अब आपके अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं है बाउंस करने के लिए या प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो उसका मतलब वही था कि अब कॉल करने के पहले अगर आप किसी को कॉल करें तो वहां पे आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें, और इस कोल्ड कॉल में भी, इस इंटरव्यू कॉल में भी आप शुरू में थोड़ा सा जानबूझ के बाउंसिंग कर लें। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सचिन एंड
I have been asked to phone you. I have applied for the job of so and so. तो अगर आप शुरू में थोड़ी सी बाउंसिंग कर लेते हैं तो आपका अब मन जो है वो उस झांसे में नहीं आएगा कि मुझे बगैर हकलाए ही बोलना है, क्योंकि बगैर हकलाए बोलने का जब प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है तो विद इन 1 और 2 मिनट्स वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आप अटकने लग जाते हैं। क्या ऐसा देखा है किसी ने? ऐसा देखा है आप लोगों ने कि शुरुआत तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जो है अब आपकी जुबान डगमगाने लगी है, अब लड़खड़ाने लगे आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और अगला आदमी गौर से देखता है कि क्या बात है उसके पहले अगर शुरू में अगर आपने बाउंसिंग कर दिया होता तो, और वो आदमी पूछता भी तो आप कह भी पाते कि हाँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ मैं रुकता हूँ कभी कभी, और बात आई गई हो जाती। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि बिफोर व्हेन यू स्टार्ट ए कॉल, स्पेशली इन द न्यू रिलेशनशिप्स और विद द न्यू पर्सन, never hesitate to advertise your stammering by doing a conscious bouncing just couple of times. अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं फोन कॉल को आसान बनाने के लिए? हाँ कोई सपोज इम्पोर्टेंट कॉल है तो हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया है, इसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो या वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस, कि जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल आपके सामने आए तो अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो आपका मन बार बार वर्स्ट केस की तरफ जाएगा और वो एकदम इट विल पेंट ऑल द ब्लैकेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज कि हो ना हो तुम हकलाओगे जरूर देखना और वो तुम्हें कर देंगे रिजेक्ट, और फिर देखो एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसके बजाय ज्यादा बेहतर है कि आप कंट्रोल्ड वे में एक वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करें और ये सोचें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं शायद हकलाऊंगा और वो कहेंगे ओके थैंक यू वेरी मच यू कैन गो, मगर अभी भी मैं एक छत के नीचे हूं, अभी भी मुझे खाना मिल रहा है, उसके बाद भी मिलता रहेगा, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फियास्को नहीं होने वाला, यही होगा कि शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी और कोई जॉब मिलेगी। तो जब आप ऐसे एनालाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि जो पोटेंशियल डैमेज है वो अनंत नहीं है, वो लिमिटेड है और वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो तब आपका दिल धक धक करना बंद कर देगा। वरना नॉर्मली ये होता है कि जैसी घंटी बजती है आपके दिमाग में एकदम ये आता है कि अगर ये मिस हुआ तुम्हारी लाइफ खत्म है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसको कौन समराइज करेगा कि कॉल को सुविधाजनक बनाने के लिए, कॉल को आसान बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? शुभम इज द हाईएस्ट आईक्यू गाय मैंने एक बार टेलीग्राम पे एक एमसीक्यू टेस्ट डाला था, उसमें 7 सवाल थे, हर सवाल बहुत छांट के डाले थे मैंने इसमें इन्होंने एकदम 100% स्कोर किया है, 100%। आपका आशीर्वाद। समराइज कर दीजिए इसको। तो जैसा कि अभी सर ने अभी बताया कि फोन कॉल्स को अपन कैसे लें, कैसे इजीली मैं मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है मुझे स्टैमरिंग है और कोई नहीं, तो अपन शायद अच्छे से उससे बात भी कर पाएंगे। और जो सेकंड पॉइंट बताया था कि कंटेंट अपने पास में अगर पहले से प्रिपेयर है कि अपने को ये बोलना है, तो शायद अपन और भी ईज के साथ में अच्छे से बोल पाएंगे। और इसके साथ साथ में ब्रीथ को भी अपने को ये देखना है, चेक करना है कि अपनी ब्रीथिंग तो प्रॉपर्ली है। अगर कहीं अपन एक्साइटमेंट में ज़्यादा या स्पीड में तो नहीं बोल रहे, तो अपने को स्पीड और अपनी ब्रीथिंग भी कंट्रोल में करनी है। तो आई थिंक सर थैंक यू सो मच। और एक आखिरी बात मैं जोड़ना भूल गया इसमें कि चाहे फोन कॉल हो चाहे कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज एमेनेबल टू प्रैक्टिस। मतलब कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है अगर आप उसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, जैसे थ्री लेग जंप होता है ना, 3 जंप जो मारते हैं लोग या हाई जंप करते हैं, या जो स्पोर्ट्स में लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं,
हमें आपको इम्पॉसिबल लगेगा, मगर वो भी किसी ने किया है। कैसे? बाई डूइंग इट एवरी डे। तो अगर आप कॉल रोज कर रहे हैं, रोज आप कुछ स्ट्रेंजर्स को कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं, तो धीमे धीमे वो आसान हो जाएगा। तो ये आपका जो फोन को लेकर जो डर है, ये धीमे धीमे आसान हो जाएगा अगर आप रोज कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कॉन्शियसली रिलैक्स। आप जब दिन भर थके मांदे आते हैं तो आप बिस्तर पड़ते हैं, सो जाते हैं। वो बहुत ही अनकॉन्शियस प्रैक्टिस या प्रक्रिया है। आप बिस्तर पड़ गए और कब नींद आए तो पता भी नहीं चला और आप सो गए। चैलेंज ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग ए फोन कॉल एट दैट टाइम, हाउ टू कॉन्शियसली रिलैक्स, हाउ टू रिलैक्स कॉन्शियसली। फोन कॉल करते हुए जो सीना है धक 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 करना शुरू करता है, या बॉस कहता है जरा आना इधर, ऑफिस में मिलना मुझसे 5 मिनट के लिए। अब आपका दिल एकदम धक धक करने लगता है कि बॉस ने बुलाया, पता नहीं क्या बात है, क्या पता मेरे को नोटिस ना पकड़ा दे 24 घंटे की। तो ये उस समय जो आप टेंशन में आ रहे हैं, उस टेंशन को कॉन्शियसली कैसे रिलैक्स किया जाए, ये चैलेंज है। ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं मजे मजे में, और बहुत खुश हैं, एक पुलिस वाले ने रोक लिया कहीं पे, तो उस समय एकाएक जो दिल में धक 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 होता है, तो हाउ टू रिलैक्स दैट कॉन्शियसली, इसके बारे में। चूंकि हमारे बीच में डॉक्टर्स काफी सारे हैं, तो हम उनके पहले उनसे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट ऑन दिस थिंग। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू डील विद सडन पाल्पिटेशन, सडन एंग्जाइटी? सर, सडन एंजाइटी का पहले तो रीजन हमको पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है। हाँ, क्योंकि इस केस में जैसे आप कह रहे हैं कि बिल अभी एकदम से बॉस ने बुला लिया, हाँ, या मतलब फोन कॉल आ गया, तो हमको इसमें रीजन पता होना चाहिए। और हमारे केस में तो स्टैमरिंग ही है सर मोस्टली, भाई मैं बॉस के पास जाके स्टैमर करूंगा या कुछ होगा, तो वो होता है। ठीक है। तो एकाएक जो डर लगता है उसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में पैनिक अटैक्स। तो पैनिक अटैक अगर आपको हो रहा है तो आपको पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है, क्या वजह है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर साहब? सर उसके बाद सिर्फ डीप ब्रीदिंग सर उसके बाद हम कर सकते हैं उसको डील करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये कैसे करते, थोड़ा इसके बारे में बताना बाकी साथियों को। डीप ब्रीदिंग सर मतलब अब स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब जितना भी हम स्लो कर सकें। ये मुंह से भी छोड़ सकते हैं और नोज से भी छोड़ सकते हैं सर अपना ये। अच्छा, और क्या कर सकते हैं पैनिक से डील करने के लिए? एक होता है डीप मसल रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, सर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमने अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक हर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है प्रोग्रेसिवली एवरी मसल को। जैसे पहले हमने अपने फेस के मसल्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर रिलैक्स किया, जैसे 1 2 3 देन 1 2 3 हमने रिलैक्स किया। आईज का, माउथ का हो गया, नेक मसल्स, हैंड्स मसल। तो इसमें क्या है सर, अपनी बॉडी एक बार रिलैक्स हो जाती है, जो भी टेंशन हमारी बॉडी में आती है, क्योंकि जब भी एंजाइटी होती है हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं एक बार उससे। स्पीच का भी ऐसे होता है कि हमको स्टैमरिंग भी ज्यादा इसलिए होती है, हमारा वर्ड अटकता है क्योंकि मसल उस टाइम पे स्टिफ हो जाती है, वो वर्ड हमारा बाहर आ नहीं पाता है और पूरी बॉडी उस टाइम पे स्टिफ हो जाती है। तो उसको हम अगर ऐसे करके मतलब स्ट्रेच करके और धीरे धीरे रिलैक्स करके एक एक मसल पार्ट को हम करेंगे, तो उससे बॉडी रिलैक्स होगी और माइंड भी एंजाइटी फ्री हो जाएगा, काम हो जाएगा उस टाइम से। आप लोग सुन पाए? आप सुन पाए? सोमनाथ, बताना 3 चीजें क्या क्या है टू डील विथ पैनिक। और फिर इनहेल जितना समय में करेंगे, एक्सेल उससे भी ज्यादा समय पे हम लोग कर सकते हैं, जो हम नाक के और मुंह से, इसके दोनों में कोई भी एक पार्ट से हम लोग कर सकते हैं। और जो मसल रिलैक्सेशन है,
मास्टर रिलैक्सेशन है कि हम लोग का जो जो पार्ट है, आई, लिप, नेक, और फिर मतलब बहुत जो जो पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग 3 सेकंड के लिए स्टीप करेंगे, और फिर 3 सेकंड हो हो होने के बाद उसको रिलैक्स करेंगे 3 सेकंड के लिए। जैसे 3 सेकंड हमने एक पार्ट को स्टीप करके रखा, उसके बाद 3 सेकंड के बाद 1 2 3 उस समय पार्ट को रिलैक्स किया। ठीक, थैंक यू सो मच। अब ये करके देखते हैं, जरा थोड़ा करके देखते हैं। सबको अपना चेहरा से टाइट करना है, दांत बीचने हैं, चेहरा टाइट करना है और होल्ड करना है कुछ सेकंड तक, और फिर छोड़ना है धीरे से। आंखें खूब टाइट बंद करनी ऐसे, और इस बार आप दोनों हाथ भी बंद करना, टाइट करना दोनों हाथ ऐसे खूब टाइट, खूब टाइट, खूब टाइट। सांस रोक लेना कुछ सेकंड के लिए, टाइट करना, और फिर अब छोड़ना और उंगलियों को खोलना। आंखें खोलना, आंखें खोलना, आंखें खोलना। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अभी जो आपने कमर के ऊपर मसल को टाइट किया था, सारे ये सब खूब टाइट ऐसे, और फिर छोड़ा। अब इसके बाद ये चीज आपको पाँव में भी करनी है, थाई मसल्स, पाँव, लेग, ये सब खूब टाइट होने चाहिए। तो अब बैठे बैठे करिए, लेकिन ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी भी टाइट हो, आंखें बंद हो खूब टाइट, चेहरा बंद हो, बदन की सारी मांसपेशियां सिकुड़े, और होल्ड करिए कुछ सेकंड के लिए, और फिर छोड़ें, और जब छोड़ें तो उंगलियों को खोलें और सांस अंदर खींचें, सांस बाहर छोड़ें। मुट्ठी खूब टाइट, खूब टाइट, खूब टाइट, और फिर जब छोड़ें तो मुट्ठी खोलेंगे। एक बार और करिए, टाइट करिए। हाँ, ये भी टाइट होना चाहिए, ये भी टाइट होना चाहिए, बैठे बैठे। हाँ, आपकी थाई मसल्स, लेग, ये सब टाइट होनी चाहिए एक साथ। और केवल 10 सेकंड तक रोकिए, और उसके बाद फिर ढीला छोड़ दीजिए, और जब ढीला छोड़िए तो सांस बाहर छोड़िए। अब इस बार क्या करेंगे कि पूरी बॉडी की मसल्स को टाइट करेंगे और उसको सिंक्रोनाइज करेंगे ब्रीदिंग के साथ। तो सांस खींचते हुए टाइट करेंगे, रोकेंगे, और जब ढीला छोड़ेंगे तो सांस भी बाहर छोड़ेंगे। जब ढीला छोड़ेंगे तो सांस भी बाहर छोड़ेंगे। आंखें खोलेंगे, उंगलियां खोलेंगे, टांगों को ढीला छोड़ देंगे, बदन की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। अब इस बार जो है काउंट के साथ मैं 1 2 3 बोलूंगा, तो 3 बोलने तक आपकी सांस पूरी अंदर आ जानी चाहिए और पूरी बॉडी टाइट हो जानी चाहिए। लेग मसल्स, थाई मसल्स, ये नेक मसल भी, कोई आपको दबाना भी चाहे तो गला आपका ना दबे, ऐसे 3 तक आपको इसको टाइट करना है। उसके बाद जब मैं वापस बोलूंगा 3 2 1 तब छोड़ना है। ठीक है, 1 2 3, टाइट, 3 2 1। अब सांस छोड़ के ढीला छोड़ देना है बॉडी को, टाइट, ऐसे ये सारी मांसपेशियां टाइट एकदम। ठीक है, एक बार और करेंगे। 3 बोलते बोलते, यानी 1 पे आप सांस लेना शुरू करेंगे, और सांस लेते हुए इसको टाइट करेंगे, टांग की मांसपेशी को टाइट करेंगे, पेट को टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे, आंखें बंद करेंगे टाइट, और 3 बोलते बोलते तक ये पूरा टाइट, पूरी बॉडी टाइट हो जानी चाहिए एकदम, बॉडी पूरी एकदम पैक हो जानी चाहिए, और सांस पूरी आपके फेफड़े में अंदर चली जाएगी। फिर जब मैं बोलूंगा उल्टा 3 2 1, तब आप सांस छोड़ेंगे और बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, और हाथों को ऐसे करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, और ये जबड़ा भी ऐसे ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, सब रेडी? 1 2 3, होल्ड टाइट, 3 2 1,
इसको अभी एक दो बार और करेंगे। अगर ये आपने करना सीख लिया तो आप किसी भी इंटरव्यू के पहले, किसी भी फोन कॉल के पहले अपने आप को कॉन्शियसली रिलैक्स कर सकते हैं। अभी एक बार और करेंगे। 3 बोलते बोलते पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करनी चाहिए टेंशन से, जो कि इनके साथ हो रहा है। इनका हाथ ऐसे हिल रहा है टेंशन से, ऐसे सबका होना चाहिए। अगर वैसा हो तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने पूरा मसल टेंशन यूज किया है, एकदम टाइट। और ये गर्दन की मांसपेशी भी टाइट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3। थ्री टू वन। अब हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और लोअर जॉ को भी ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं भी हिलाइए ताकि ये सारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाएं। और अब एक काम और करना चाहिए, थोड़ा दूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर पास देखेंगे तो इसका मतलब आंखों में टेंशन अभी भी है। तो ट्राई टू सी अवे एंड ट्राई टू बिकम अवेयर ऑफ द होल विजन ऑफ फील्ड। लोग कहते हैं कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब हम टेंशन में होते हैं, तो अवर विजन बिकम्स लाइक ए बैम्बू विजन। मतलब चाबी यहां पे पड़ी है स्कूटर की, मगर आपको मिल नहीं रही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं चाबी को, है? और जब आप रिलैक्स होते हैं, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट होता है, तब आपका आंखें रिलैक्स होती हैं और आप पूरे सीन को देख पाते हैं। तब आपको चाबी आपकी गुम नहीं होगी। तो जब आप 3 2 1 करके बाहर आते, तब आपको ऐसे ही करना है। पहले ऐसे था। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में और क्या बातें आती हैं? आई कांटेक्ट हो गया, हैंड जेस्चर्स हो गया, और हाँ ठीक है। जैसे आप खड़े हैं, आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ये मतलब गर्दन या कमर का पोस्चर वो नॉर्मल और नेचुरल होना चाहिए। आदमी ऐसे बहुत देर झुक के ऐसे बातें ना कर रहा हो। और ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ पोस्चर, बॉडी का पोस्चर। अच्छा, और क्या है इसके अलावा और इम्पोर्टेंट? हाँ, मतलब बात करते बहुत ज्यादा आदमी ये ना कर रहा हो, ठीक है। हाँ, और है लिसनिंग। लिसनिंग तो लिसनिंग को भी, हालांकि लिसनिंग अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन हम उसमें यहाँ पे लिख देते हैं। बॉडी लैंग्वेज में नहीं आता ये, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट है लिसनिंग भी। और तो जब आप लिसनिंग करते हैं तो कैसे, तो आपकी बॉडी कैसी होती है? अगर आप इनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कैसे, आपकी बॉडी कैसी दिखाई पड़ेगी? ठीक बता रहे हैं, जरा ये करके दिखाना जरा। वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी तरफ झुके होंगे, आपकी निगाहें उनकी तरफ होंगी, ठीक है। ये है लिसनिंग का बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा और कोई चीजें इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज में? स्माइल। हाँ, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टॉप में लिख दिया मैंने, स्माइल। ये भी आपको देखना है कि कहाँ पे अप्रोप्रिएट है और कितना अप्रोप्रिएट है, और जो आपका कंटेंट है उसके लिहाज से कितना अप्रोप्रिएट है। अगर कोई बहुत ही सीरियस बात कर रहा है कि आज मेरा भाई से झगड़ा हो गया, तो वहां पे स्माइल करना शायद सही नहीं होगा, या किसी ने कोई अजीब सी खबर दी, तो स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज देखनी है। और इसके अलावा और कोई चीज? एक और, हाँ, फेस। फेस का जेस्चर, ठीक है, कि आप फेस से कैसे भाव देते हैं। फेस जेस्चर का कोई एग्जांपल देना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, और हाँ, आप कई बार सुन रहे हैं और अपना रिएक्शन कई बार आप फेस जेस्चर से देते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे को बॉस ने आज शाबाशी दी, तो आप कहते हैं मतलब सचमुच शाबाशी दी। तो ये चीजें हैं फेस जेस्चर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल डिस्टेंस। इंटरपर्सनल डिस्टेंस, इसके प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो कितनी दूरी पे कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंफर्टेबल नहीं है और मैं एकदम इनके पास चला जाऊं, हाँ बोलो क्या बता रहे थे, तो ये सही नहीं होगा।
थोड़ी दूरी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कोई कुछ कह रहा है और कह नहीं पा रहा है तो आपको उसके पास भी जाने को तैयार होना चाहिए। मतलब कितनी दूरी पे आप अपने आप को रखते हैं उस इंसान से, ये भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो बाबू लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े साहब लोग, वो बड़ी सी टेबल के पीछे बैठे होते हैं और आप वहां पे आते हैं और कहते हैं सर मेरा बिजली का क्या हो गया फिर आप कह रहे हैं सर वो कनेक्शन, तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी आगे नहीं आते। वो ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे झुक के पूछे कि हाँ क्या बात है बताइए, वो बैठे रहते हैं पीछे और उम्मीद करते हैं कि आप चिल्लाकर उनको बताएंगे उतनी दूरी से। तो दूरी को फाइन ट्यून करना कि कितनी दूरी पे मुझे बैठना वाजिब है, मैं बहुत पास तो नहीं आ गया हूं या बहुत दूर तो नहीं हूं, ये भी गुड कम्युनिकेशन का हिस्सा है और बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। फाइव फोर थ्री टू वन सबने सुन लिया, देख लिया उसमें 5 4 3 2 1। कौन बताना चाहेगा? वॉलंटियर कौन अपने आप कहेगा हाँ मैं बताऊंगा 5 4 3 2 1 के बारे में? है कोई ऐसा बहादुर? हाँ आइए आइए आइए, टाइगर फ्रॉम महाराष्ट्र आइए। हाँ 5 4 3 2 1 को सिंपल भाषा में समझाना है। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग का एक तरीका है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो स्टैमरर रहते हैं तो एक्चुअल हम हमारे ही वर्ल्ड में रहते हैं कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, या फिर हम लोग बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, और एट दैट टाइम ऑफ एक्चुअल प्रेजेंटेशन बोलो या कुछ हमको स्पीच देना है या कुछ करना है या कुछ डिलीवर करना है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि हम कॉन्शियसली वो कुछ कर नहीं पाते, हम एकदम से फ्लो में बोल देते हैं और फिर हड़बड़ा जाते हैं। तो उसको आपको अगर कंट्रोल वे में करना है तो ग्राउंडिंग टेक्निक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप फ्लो में है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि आपको 5 चीजें जो हो रही है उसको याद करना है, उसको मन में याद करके उसको फील करना है। 4 स्पर्श की जो चीजें हैं उसको याद करना है। 5 things I can see. हाँ 5 things I can see, 4 things I can hear, and 3 things which I can touch, 2 things which I can taste, and 1 कि मुझे स्मेल करना है। तो ये जो 5 4 3 2 1 जो टेक्निक है, इससे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे और आपकी फिर जो काम करना है वो कर सकते। तो अभी मैं पूछूंगा मयंक से। मयंक आप खड़े होना और 5 चीजों के नाम लेना जो आप देख पा रहे हैं इस समय, बस नाम लेना है। बोतल, बैग, चेयर। बहुत बढ़िया। तो अभी जब आप ये बता रहे थे तो आपका दिमाग कहाँ था? हाँ, और बोतल और चेयर और चार्जर कहाँ पे हैं इस समय? यहाँ पे हैं, है ना? अतीत में तो नहीं है और फ्यूचर में नहीं है, वर्तमान में है। तो इन चीजों का नाम लेते वक्त आपका मन पूरी तरह से वर्तमान में आ गया था। और जब मैंने ये सवाल पूछा उसके पहले जब आप बैठे हुए तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा था आपसे, उस समय आपका मन कहाँ था? मन मेरा ये था, तालियां बन गई, मैं तुझे बजा रहा था। क्या बात है? हाँ, या उससे पहले मन कहीं और भी हो सकता है कि मुझे जब लौटना है तो मेरा ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं है, पता नहीं मेरे को कंफर्म बस मिलेगी नहीं मिलेगी, या मेरी बस लेट तो नहीं हो जाएगी। दिमाग, हम सबका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना? और जब दिमाग कहीं और होता है तो वो पागल घोड़े की तरह दौड़ता है, रेसिंग थॉट्स। तो जब आपने ये सोचा कि बोतल, चार्जर, तो आपका मन एकदम वर्तमान में आ गया। तो 5 4 3 2 1 को इसलिए हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग मतलब जमीन से टिका हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मन। हमारा नॉर्मली क्या होता है, हमारा मन जो है वो ख्याली पुलाव पकाता रहता है आसमान में। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि वो एक आदमी था जिसने दूध
जिसके पास एक बकरी या पता नहीं गाय थी, उसने दूध इकट्ठा किया, उससे थोड़ा मक्खन बना के फिर टांगा था छत पे। फिर सोचा कि इसको बेच के मैं 4 बकरियां और खरीदूंगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर 16, फिर 20 हो जाएंगे, फिर मेरे पास बहुत सारा दूध का व्यापार शुरू हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं शादी करूंगा, और फिर जब मेरी घरवाली मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसको एक लात मारूंगा। जब उसने लात मारा तो वो उसी हंडिया में जाके लगा और सारा उसका दूध बिखर गया, सारा उसका सपना टूट गया। तो हम सब की प्रॉब्लम यही है कि हम इंटरव्यू जैसे जैसे इंपॉर्टेंट मौके पे भी हम वहां पे मौजूद नहीं हैं। हम या तो अतीत में हैं या फ्यूचर में हैं, या तो हम ये सोच रहे हैं ये जॉब तो मेरी पक्की है, और इसके बाद मेरे को जॉब मिल गई मुंबई में, और उसके बाद वहां से मेरे को ओवरसीज असाइनमेंट मिलेगा, फिर मैं जाऊंगा फ्रांस, उसके लिए मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। आपका दिमाग फ्यूचर में दौड़ रहा है। या अतीत में है कि मेरे 2 इंटरव्यू खराब हो चुके हैं क्योंकि मैं उसमें एक्टिव सर्वर पेजेस नहीं बोल पाया था, मैं एक्टिव पे रुक गया था मैं, और आज वो फिर हो ना कहीं वही ना पूछ ले। तो या तो आप अतीत में गोते खा रहे हैं या भविष्य में गोते खा रहे हैं, मगर जहां पे सारे संभावनाएं हैं, जहां पे सारा एक्शन है वर्तमान, वहां पे आप है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे जैसे कि एक आदमी जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के काफी पहले शोर मचाता है कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं फ्री में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लेकिन जिस दिन कागज भरे जाने हैं तो उस दिन वहां पे है ही नहीं, वहां पे उसको, तो वो कैसे, उसका तो सब बातें बेकार हो गई। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 5 4 3 2 1 इज ए ग्राउंडिंग टेक्निक। इट ग्राउंड्स योर कॉन्शियसनेस इनटू द प्रेजेंट मोमेंट वेयर ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग, वेयर ऑल द फन एंड एक्शन इज। तो ये था 5 4 3 2 1। अच्छा, तो आप बताइए 4 चीजें जो आप सुन सकते हैं इस समय, मेरी तरफ देख के बताइएगा, इस समय जो आपको सुनाई पड़ रही 4 चीजें। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप बताइएगा 3 थिंग्स यू कैन टच नाउ, यानी 3 चीजें आप कौन सी ऐसी जो आप छू पा रहे हैं, जो आपके स्पर्श में है इस समय। कुर्सी आप छू रहे थे, बिल्कुल ठीक है, हाँ कुर्सी के टच में थे आप। और घड़ी आपके हाथ में महसूस हो रही है आपको, हाँ। और आपकी घड़ी टाइट है या ढीली है, स्ट्रैप टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है, थोड़ी टाइट है, नॉर्मल टाइट है, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं इस समय, आपका स्किन और क्या क्या महसूस कर रहा है। शूज, हाँ, थोड़ी सी हवा भी लग रही है, हवा भी छू रही है स्किन को, है ना। तो अभी जब ये सब चीजें आप मुझे बता रहे थे तो आपका ध्यान कहाँ था। हाँ, और जब आप, और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आपसे, जब आप ये सब नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हैं क्लास में और सामने वाला कुछ बताया जा रहा है मगर आपका ध्यान सब पे भटकता है ना। तो ये सब जो है आपको वर्तमान में ले आने के लिए था, ठीक है, ये सब आपको वर्तमान में लाने के लिए। अभी मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ अक्षय से। अक्षय बताइए 2 थिंग्स यू कैन टेस्ट। थोड़ा सा अभी भी है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, ओके, 1 थिंग यू कैन स्मेल। क्या आप किस चीज को, आपको किस चीज की महक आ रही है। हाँ, उमस की महक होती है या महक कौन सी आ रही है। हाँ, अब सही कहा आपने। आसपास बहुत से लोग बैठे हैं, गर्मी है, पसीने की महक आ ही रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये 5 4 3 2 1 टेक्निक यही थी। तो इसको आप इंटरव्यू में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंटरव्यू में इसको, इस टेक्निक को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंटरव्यू में भी आप ध्यान रखें कि आप बात करते हुए भी, उसने पूछा आपका नाम क्या है, आपने नाम बताया, आपके हाथ ऐसे हैं, और आपने बात करते करते भी हाथों को थोड़ा सा टाइट किया, छोड़ा। मैं देहरादून में रहता हूं, आई हैव गॉट ए चाइल्ड एंड आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब।
आप बात करते करते भी थोड़ा सा इसको टेंस कर सकते हैं और सांस को अंदर लेके रोक सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं। यानी ये सब टेक्निक अगर आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सीखने का फायदा भी क्या है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि इन सबको आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये टेक्निक वो टेक्निक है जिनको आप एक्चुअली रियल लाइफ में इंटरव्यू के दौरान भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आपका ऐसे हाथ है, उससे कोई सवाल पूछा और आपका दिमाग भटकना शुरू हुआ, तो आप अपने मन में कह सकते हैं कि टेबल स्टील की है, स्मूथ है, मगर टेबल क्लॉथ नहीं है। तो ये सोचने मात्र से आपका मन भटकने के बजाय वर्तमान में आ जाएगा और आप उसके सवाल पे फोकस कर सकेंगे। ठीक है, सांस रोकी, छोड़ा, फिर बात जारी करी। ठीक है, या आपने उससे सवाल पूछा कि अच्छा तो आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, तभी आपने फटाफट अपने मन में सोचा पर्दे लाल हैं, सोचा, बोला नहीं। मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि अगर मैं सोचूंगा तो आप जान नहीं पाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आपने सोचा पर्दे लाल हैं मगर गंदे हैं अच्छा, तो मैंने लास्ट जॉब से इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पे मेरे को नाइट ड्यूटी बहुत करनी पड़ती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह से आप वर्तमान में रह सकते हैं, बस यही चीज है। 5 4 3 2 1 का मतलब यही है। ग्राउंडिंग के बारे में एक और मैंने आइडिया दिया था उसमें कि अगर आपको फोन कॉल अटेंड करने हैं और आप टेंशन में आ जाते हैं फोन कॉल अटेंड करते हुए, तो आप ये भी कर सकते हैं। वो क्या आइडिया था? किसी ने देखा, सुना किसी ने? हाँ हाँ, धन्य है आप, आपने बता दिया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा देखो सभी लोग वीडियो देख रहे हैं मगर उन्होंने कैच किया उस चीज को। तो सुबह हम बात कर रहे थे कि फोन कॉल आने पे जो टेंशन आ जाती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमने सारी बातें करी थी ना कि तैयारी, हमारा कंटेंट तैयार होना चाहिए वगैरह वगैरह सब बातें। मैं एक बात उस समय छूट गई थी जो कि इस वीडियो में मेंशन की थी मैंने, कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट नौकरी का कोई इंटरव्यू होना है, फोन इंटरव्यू होने वाला है और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, तो अपने छोटे बेटे को या अपनी बिटिया को, अपनी माता जी को या भाई को या किसी को, किसी परिचित व्यक्ति को बगल में बैठा लीजिए। वो आदमी आपको वर्तमान में एंकर करके रखेगा। अगर आप अकेले फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं तो शायद आप टेंशन में आ जाएं, लेकिन बगल में अगर आपकी वाइफ या मदर बैठी हुई हैं तो आप रिलैक्स रहेंगे और आप ज्यादा अच्छे ढंग से उसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसी तरह से जब आपको प्रेजेंटेशन देना है, मान लो मुझको प्रेजेंटेशन देना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूं कि यार तू कुछ करना मत, तू बस चुपचाप आके बैठ जाना पीछे। मान लो वो पीछे बैठा हुआ है, वो आदित्य, मान लो वो मेरा फ्रेंड है, तो आप लोग को देख के तो मुझे को डर लगेगा क्योंकि आप लोगों को मैं पहली बार एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन वो तो मेरा 5 साल से पुराना फ्रेंड है। तो मैं बीच बीच में जब टेंशन में, तो मैं उसकी तरफ भी देखूंगा, तो मैं जैसे उसकी तरफ देखूंगा मैं एकदम वर्तमान में आ जाऊंगा और मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। तो ये भी ग्राउंडिंग के तरीके हैं कि फोन करते वक्त या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यू कैन हैव समवन विद यू। और कई बार लोग इसको अन्य तरीकों से भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया, मेरे आज हाथ में मेरे की माला सी है, ये तो ये भी एक ग्राउंडिंग की टेक्निक है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं और कभी अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत बहक रहा हूं अपनी ही हाँके जा रहा हूं, तो मेरा ध्यान इस पे आता है, क्योंकि ये माला मैंने इसलिए ली कि मैं बहक ना जाऊं और मैं औरों को बोलने का मौका दूं, इसलिए ये है। तो मैं आपसे कुछ बात करता हूं, फिर मेरा ध्यान इसके पर आता है, फिर मैं कहता हूं अच्छा आप बताइए। तो ग्राउंडिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। मुझे किसी ने बताया था कि बराक ओबामा की कोट की जेब में हमेशा छोटा सा एक पीतल की मूर्ति होती है, किसकी? हनुमान जी की तो कई बार लोग ये भी करते हैं कि जब वो बहुत ही हाई लेवल नेगोशिएशन कर रहे हैं, जहां पे बहुत ही हाई टेंशन ड्रामा हो रहा है, तो उनका एक हाथ अपने जेब में भी होता है, तो वो हनुमान जी की मूर्ति है, जो भी उनका वो है, जीसस की मूर्ति या जो भी है, उसको छूते हैं और उनको लगता है कि मैं टच में हूं रियलिटी के, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल में हूं अपनी भावनाओं के, मेरी भावनाएं बहक नहीं रही हैं, मैं आराम से फैसला कर सकता हूं। तो ग्राउंडिंग के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं। ये मैंने सीखा मालूम है कहां से? बुद्धिस्ट लोगों से। मैंने काफी समय बिताया है किन्नौर काल्पा में, जहां पे 90% आबादी बुद्धिस्ट है, और वहां पे वो यही करते हैं कि दुकान पे बैठे हैं, सामान बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मगर फिर भी उनके दूसरे हाथ में एक वो होता है, एक चक्रा, वो घुमाते रहते हैं।
उनकी माला या उनके हाथ में ऐसी कोई माला की वो माला पे अपना जप भी करते रहते हैं, ओम मणि पद्म हुम चलता रहता है उनका। तो वो दोनों दुनिया में मतलब उनकी एक टांग दोनों में है और किसी भी दुनिया में वो बहक नहीं रहे हैं। यानी ये ग्राउंडिंग का तरीका है ये। तो ग्राउंडिंग का तरीका ये भी है कि जब आप इंटरव्यू में आपको लगे कि मैं बहुत टेंस हो रहा हूं, अब मैं क्या करूं, तो करने के लिए बहुत सारी चीजें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये किसी काम का नहीं, ठीक है ना। आप वैसे इंसान आप मत बन जाना जो स्विमिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी पीडीएफ फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, कोचिंग भी ले लेते हैं, मगर पांव कभी गीले नहीं करते। पांव कभी गीले नहीं करते, मगर स्विमिंग के ऊपर उनका ज्ञान बहुत सारा है। वर्कशॉप वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्विमिंग के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी पांव गीले नहीं किए, कभी उनका पानी जो है नाक के ऊपर नहीं गया। तो ऐसा एक्सपर्ट मत बनना, प्रैक्टिस करना इन चीजों को।